गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैंने आपको कोलाइडी विलयनों के गुणधर्मों के बारे में पिछली कक्षा में बता दिया था कि कोलाइडी विलयन कौन कौन से गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म के बाद में अब आता है स्कंदन। स्कंदन या अवक्षेपण, कोएग्यूलेशन या प्रेसिपिएशन। तो देखो, नाम अलग है स्कंदन या अपक्षेपण, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। जिस प्रकार अपन दही में से या छाछ में से घी निकालते हैं, ठीक इसी प्रकार कोलाइडी विलयन में से कोलाइडी कणों को बाहर निकालने की जो विधि है वो स्कंदन कहलाती है या अपक्षेपण कहलाती है। ठीक है ना। तो देखो, इधर स्कंदन या अपक्षेपण का मतलब होता है कोलाइडी विलयन में से कोलाइडी कणों को प्राप्त करने की विधि स्कंदन कहलाती है। अब स्कंदन की देखो 3 विधियां हैं, अर्थात कोलाइडी विलयन में से कोलाइडी कणों को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, उसकी कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। नंबर 1 अपोहन, नंबर 2 पारस्परिक स्कंदन और नंबर 3 है विद्युत अपघट्य द्वारा। अपोहन जिसे अपन डायलिसिस कहते हैं, और हमारे शरीर के भीतर डायलिसिस या अपोहन की जो क्रिया होती है वो किडनी के भीतर होती है। कहाँ होती है? किडनी के भीतर होती है। किडनी में फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है और जो अशुद्धियाँ हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। तो देखिए, अपोहन में मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक सामान्य अपोहन जो नेचुरल अपोहन होती है वो किडनी में होती है, और दूसरी होती है विद्युत अपोहन जो विद्युत धारा की उपस्थिति में होती है, जिसमें विद्युत अपघट्य आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर जाकर जमा हो जाते हैं और वो जंतु झिल्ली के थैले में शुद्ध कोलाइडी कण शेष रह जाते हैं। दूसरी विधि अपन बताते हैं पारस्परिक स्कंदन। पारस्परिक स्कंदन का मतलब होता है कि जैसे 2 कोलाइडी विलयन लेते हैं, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। अब एक कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण है वो पॉजिटिव है। 2 सॉल्यूशन अपन ने ले लिया, 2 सॉल्यूशन, नंबर 1 और नंबर 2। माना इसके अंदर कोलाइडी कण कैसे हैं? पॉजिटिव, और इसके अंदर कैसे हैं? नेगेटिव। और जब अपन इन दोनों को मिला देंगे तो ये 2 कोलाइडी कण हैं वो कैसे हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे, और उदासीन होकर वो अपक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली विधि कहलाती है पारस्परिक स्कंदन, जिसमें 2 विपरीत आवेश वाले कोलाइडी विलयनों को एक दूसरे में मिलाया जाता है, जो एक दूसरे के विपरीत आवेशों को उदासीन कर देते हैं और अपक्षेपित हो जाते हैं। ये विधि पारस्परिक स्कंदन कहलाती है। तीसरी होती है विद्युत अपघट्य द्वारा। अपन ये जानते हैं कि कोलाइडी कणों पर या तो प्लस चार्ज होता है या फिर माइनस चार्ज होता है। 2 ही प्रकार के चार्ज होते हैं, या तो प्लस होता है या फिर माइनस। इसी प्रकार विद्युत अपघट्य भी अपन को या तो पॉजिटिव आयन देगा या फिर अपन को नेगेटिव आयन देगा। तो विद्युत अपघट्य भी अपन को 2 प्रकार के आयन देता है, या तो पॉजिटिव देता है या फिर नेगेटिव आयन देता है। तो इस विद्युत अपघट्य को किसी भी कोलाइडी विलयन में मिलाओ, चाहे वो पॉजिटिव वाला हो चाहे वो नेगेटिव वाला हो। अगर जैसे ये जो पॉजिटिव वाला है तो ये क्या करेगा? ये इस नेगेटिव वाले को क्या कर देगा? उदासीन कर देगा, अवक्षेपित कर देगा, और कोलाइडी कण कहाँ बैठ जाएंगे? नीचे बैठ जाएंगे। इसी प्रकार ये जो नेगेटिव वाला है ये पॉजिटिव वाले को कर देगा। किसको कर देगा? पॉजिटिव वाला। नेगेटिव वाला पॉजिटिव को और पॉजिटिव वाला नेगेटिव को। तो इस प्रकार से अपन कोलाइडी कणों को प्राप्त करते हैं या कोलाइडी विलयन में से अलग कर लेते हैं। तो विद्युत अपघट्य का ही मतलब समझ में आ गया कि कोलाइडी विलयन में जब अपन विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं तो ये जो विद्युत अपघट्य के आयन हैं वो विपरीत आवेश वाले कोलाइडी कणों को स्कंदित कर देते हैं। अब आता है हार्डी-सुलजी का नियम। कहने का मतलब ये हुआ कि माना अपन ने एक मिलाया NaCl, एक मिलाया MgCl2 और एक मिलाया AlCl3, तो इनमें से कौन सा विद्युत अपघट्य जल्दी स्कंदित करेगा? मतलब इस स्कंदन का जो काम है वो फटाफट कौन करेगा? ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि विद्युत अपघट्य की कम मात्रा का उपयोग कौन करेगा? तो यहाँ देखो, इसके लिए हार्डी-सुलजी नियम है, और हार्डी-सुलजी नियम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के कोलाइडी कणों के लिए स्कंदन क्षमता का क्रम देता है। कि देखिए, हार्डी-सुलजी ये कहता है कि धनायन पर धनावेश की और ऋणायन पर ऋणावेश की मात्रा, धनायन पर
धनावेश की, और ऋणायन पर ऋणावेश की मात्रा जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता का मान उतना ही अधिक होता है। तो यहाँ देखो पॉजिटिव कोलाइडी कणों की बात करें तो पॉजिटिव कोलाइडी कणों के लिए कौन से आयन भाग लेंगे? ऋण आयन। तो ऋण आयन पर देखो FeCN6, FeCN6 ये हो गया FeCN6। इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? -4। दूसरा अपन ने एग्जांपल ले लिया जैसे फास्फेट PO4-3, इसके ऊपर चार्ज कितना है? -3। और तीसरा अपन ने ले लिया SO4-2, इस पर चार्ज कितना है? -2। और अगला अपन ने ले लिया कोई भी ले लिया जैसे Cl-, माइनस वाला ले लिया, इस पर चार्ज कितना है? -1। तो यहाँ देखो पॉजिटिव कोलाइडी कणों को जो उदासीन करेगा, स्कंदित करेगा, अपक्षेपित करेगा, उसको कौन करेगा? ऋण आयन। कौन करेगा? ऋण आयन। नियम ये कहता है कि पॉजिटिव के लिए ऋणायन पर ऋणावेश की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए और धनायन पर धनावेश की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। चलो मैं एक बार इसको भी लिख देता हूँ। ये कौन है? नेगेटिव। नेगेटिव को जो न्यूट्रल है या स्कंदित है वो कौन करेगा? धन आयन। तो यहाँ अपन ने लिख दिया Al+3 Mg+2 और यहाँ अपन ने लिख दिया Na+। अब नियम ये कहता है धनायन पर धनावेश की और ऋणायन पर ऋणावेश की मात्रा जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता का मान उतना ही अधिक होगा। तो पॉजिटिव के लिए बताओ कौन भाग लेंगे? ऋण आयन। तो ऋण आयन में देखो किसकी स्कंदन क्षमता का मान सबसे ज़्यादा होगा? फेरोसाइनाइड की स्कंदन क्षमता का मान अधिक होगा। IUPAC नाम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, क्योंकि इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 2। 6 में से 4 गए तो 2। तो देखो फेरोसाइनाइड की सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसके ऊपर ऋणावेश का चार्ज है वो कितना है? 4 है। फास्फेट में चार्ज -3 है, इस पर -2 है और इस पर -1 है। मतलब ये अकेला इस पर माइनस चार्ज है तो ये 4 कोलाइडी कणों को अपक्षेपित करेगा अकेला, अर्थात इसका 1 मोल उसके 4 मोल कोलाइडी कणों को अपक्षेपित कर देगा। यहाँ देखो यहाँ 3 है तो इसका अकेला 1 अणु उसके 3 कोलाइडी कणों को क्या कर देगा? अपक्षेपित। और यहाँ बात करें तो 2 है तो इसके 1 अणु 2 कोलाइडी कणों को करेगा और यहाँ 1 है तो 1 को करेगा। तो इसकी जो पावर है इसकी तुलना में कितनी है? 4 गुना, इसकी तुलना में इसकी 3 गुना और इसकी तुलना में 2 गुना। इसी प्रकार अपन धनायनों की बात करें तो नेगेटिव कोलाइडी कणों को उदासीन कौन करेगा? धनायन करेगा। तो धन आयन पर धनावेश की मात्रा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये अकेला 3 कोलाइडी कणों को करेगा, ये 2 को करेगा और ये 1 को करेगा। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि हार्डी-शुल्जी नियम के अनुसार ऋणायनों की स्कंदन क्षमता का क्रम होता है। तो ध्यान रखना जिस पर चाहे धनायन हो चाहे ऋणायन हो, जिस पर आवेश की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी उसकी स्कंदन क्षमता का मान उतना ही अधिक होगा और जिस पर आवेश की मात्रा सबसे कम होगी उसकी स्कंदन क्षमता का मान उतना ही कम होगा। इसके बाद में अब देखो, अब आता है अगला पॉइंट रक्षी कोलाइड, प्रोटेक्टिव कोलाइड। भाई रक्षी कोलाइड क्या होते हैं? आपन ने बताया कि कोलाइडी विलयन के अंदर वैद्युत अपघट्य मिला दो, वैद्युत अपघट्य मिला दो तो वो स्कंदित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्कंदित हो जाते हैं। तो आप सोचो रक्षी कोलाइड कहने का मतलब यह है कि उसके स्कंदन को रोकना, कोलाइडी कणों के स्कंदन को रोकना। अब कोलाइडी कणों के स्कंदन को रोकने के लिए क्या करेंगे? कौन सा विलयन मिलाएंगे? तो ध्यान रखना रक्षी कोलाइड के लिए अपन जो विलयन काम में लेते हैं वो द्रव स्नेही कोलाइड विलयन काम में लेते हैं। कौन सा? द्रव स्नेही, हाइड्रोफिलिक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड काम में लेते हैं। और अपन ने बताया था कि द्रव स्नेही में वितरण माध्यम और वितरित प्रावस्था के मध्य आकर्षण बल कैसा होता है? प्रबल होता है। एग्जाम्पल स्टार्च है, जिलेटिन है, गोंद है, इनका कोलाइडी विलयन रक्षी कोलाइड के रूप में काम में लेते हैं। तो रक्षी कोलाइड किन्हें कहते हैं? वे कोलाइड, कौन से कोलाइड? वे कोलाइड जो कोलाइडी कणों के स्कंदन को रोकने में काम आते हैं। वे कोलाइड जो कोलाइडी कणों के स्कंदन को रोकने में प्रयुक्त होते हैं या उपयोग होते हैं या काम में आते हैं, वे कोलाइड रक्षी कोलाइड कहलाते हैं। ये सारे के सारे जो कोलाइड हैं वो रक्षी कोलाइड हैं, चाहे वो जिलेटिन हो, गोंद हो, अपने
कैसीन प्रोटीन हो, चाहे एल्ब्यूमिन हो जो अंडे में होती है, स्टार्च हो जो आलू में होती है। तो देखिए गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या में आप देखो कि 10% मानक गोल्ड का कोलाइडी विलियन तो देखो गोल्ड नंबर में किसका उपयोग करते हैं, वही रक्षी कोलाइड का उपयोग करते हैं। तो रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10% मानक गोल्ड के कोलाइडी विलियन में 10% NaCl के 1 ml विलियन को मिलाने पर उसके स्कंदन को रोक देती है या उसके स्कंदन को रोकने में प्रयुक्त होती है। क्या कहलाती है वो? गोल्ड नंबर कहलाती है। तो रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10% मानक गोल्ड के कोलाइडी विलियन में 10% NaCl के 1 ml विलियन को मिलाने पर उसके स्कंदन को रोकने में प्रयुक्त होती है, गोल्ड नंबर कहलाती है। अब देखिए ये रक्षी कोलाइड है और ये इनकी गोल्ड नंबर है, गोल्ड नंबर है। ये कौन है? रक्षी कोलाइड। जिलेटिन सबसे उत्तम रक्षी कोलाइड होता है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना रक्षी जिलेटिन के लिए जो गोल्ड नंबर है वो 0.05 से 0.01 होती है, अर्थात गोल्ड नंबर का मान जितना कम होगा वह उतना ही अच्छा रक्षी कोलाइड होता है, अर्थात रक्षण मान प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन गोल्ड नंबर, जिसे अपन क्या बोलते हैं? रक्षण क्षमता या रक्षी कोलाइड प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन गोल्ड नंबर, स्वर्ण संख्या। इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ध्यान रखना गोल्ड नंबर का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। गोल्ड नंबर का मान जितना कम होगा रक्षी कोलाइड की रक्षण क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो सबसे उत्तम जो रक्षी कोलाइड होता है वो कौन होता है? जिलेटिन होता है, क्योंकि जिलेटिन के लिए गोल्ड नंबर 0.005 से 0.01 होती है। ठीक है, इसलिए गोल्ड नंबर सबसे कम है तो इसकी रक्षण क्षमता सबसे ज़्यादा है। और स्टार्च की बात करें तो देखो स्टार्च के लिए गोल्ड नंबर सबसे ज़्यादा है, तो ये कैसा हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, अर्थात इसका उपयोग सबसे कम किया जाएगा। तो जिलेटिन का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाएगा क्योंकि ये एक उत्तम रक्षी कोलाइड है। ठीक है ना? तो ये हो गए अपने स्कंदन हो गया, हार्डी-सुल्जी का नियम हो गया, रक्षी कोलाइड हो गया। अब आता है अपने कोलाइडी विलयनों के अनुप्रयोग के गुणधर्म। कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म में सबसे पहले आता है जल का शुद्धिकरण, अर्थात जल के शुद्धिकरण में कोलाइडी विलयन किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं वो देखिए। तो जल के शुद्धिकरण में क्या करते हैं कि जल के अंदर यदि अशुद्धियाँ उपस्थित हैं, कई प्रकार की ऋणावेशित अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं, तो उसमें फिटकरी मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? फिटकरी। फिटकरी का सूत्र क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O। ये फिटकरी का सूत्र होता है। फिटकरी में जो आयन होते हैं वो कौन से होते हैं? एल्यूमिनियम भी होते हैं और पोटेशियम आयन भी होते हैं, ये धन आयन है। ऋणायन कौन से होते हैं? सल्फेट होते हैं। लेकिन अब ध्यान रखो इसकी स्कंदन क्षमता का मान ज़्यादा होगा क्योंकि धनावेश की मात्रा ज़्यादा है। तो ऋणावेशित कोलाइडी कणों को स्कंदित करने में कौन से आयन भाग लेंगे? Al+3 आयन भाग लेंगे। तो फिटकरी मिलाते हैं तो फिटकरी के अंदर कौन से आयन होते हैं? एल्यूमिनियम आयन होते हैं। ये एल्यूमिनियम आयन क्या करते हैं कि जल के ऋणावेशित जो कोलाइडी कण है या जल में जो अशुद्धियां हैं, और वो अशुद्धियां कौन सी है? ऋण आवेशित हैं। तो जो ऋणावेशित अशुद्धियां हैं उन्हें स्कंदित कर देते हैं और वो कहाँ पर बैठ जाती है? नीचे बैठ जाती है। ठीक है ना? तो ये हो गया जल का शुद्धिकरण। किसका उपयोग करते हैं? फिटकरी का उपयोग करते हैं। फिटकरी में कौन से आयन होते हैं? एल्यूमिनियम आयन होते हैं, जो जल के अंदर ऋणावेशित अशुद्धियों को अपक्षेपित कर देते हैं और वो कहाँ बैठ जाती है? नीचे तले में बैठ जाती है। दूसरा आता है चमड़े के शोधन में। इस प्रक्रिया का नाम है चर्म शोधन। अब देखिए चमड़े को शुद्ध कैसे किया जाता है या चमड़े को कठोर कैसे बनाया
जाता है। चमड़ा की जो संरचना होती है वो जेल की संरचना होती है, अर्थात जेल होता है। कैसा होता है वो? जेल। तो जेल कोलाइडी विलियन का नाम है। चमड़ा किससे बनता है? जानवरों की त्वचा से बनता है। तो ध्यान रखना, जानवरों की जो त्वचा है तो देखो बाहर से देखने पर कैसी नज़र आएगी? ठोस, लेकिन उसमें क्या भरी रहती है? फैट भरी रहती है, बसा भरी रहती है, उसकी बूंदें भरी रहती है। तो उसकी संरचना कैसी हो गई? जेल की तरह, कि वितरण माध्यम ठोस है और वितरित प्रावस्था द्रव है, तो वह कोलाइडी विलियन जेल कहलाता है। तो चमड़े की संरचना जेल के समान होती है, जिसमें अपनी चमड़ी का मतलब है प्रोटीन, तो प्रोटीन के धनावेशित कण वितरित रहते हैं। अब सोचो, चमड़े में प्रोटीन के धनावेशित वितरित कण है, तो इसे अपन टेनिन के विलयन में डुबोते हैं। किसमें? टेनिन। ये जो टेनिन का विलयन होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और जो चमड़ा होता है वो कौन है? प्रोटीन कैसा है? पॉजिटिव। तो ये टेनिन के विलयन में इस चमड़े को जब डुबोया जाता है तो टेनिन के जो ऋणावेशित कण हैं वो इस पॉजिटिव प्रोटीन के जो कोलाइडी कण हैं उसको क्या कर देते हैं? स्कंदित कर देते हैं, और जिससे चमड़े के ऊपर एक कठोर परत बन जाती है और चमड़ा कैसा हो जाता है? कठोर हो जाता है। कठोर होने के बाद में वो सड़ता गलता नहीं है और काम में लेने योग्य हो जाता है। इस प्रक्रिया को चर्म शोधन कहते हैं। तीसरा है रक्त का थक्का बनाने में। तो देखो, जब आपने देखा होगा कि नाई की दुकान पर जब शेविंग बनाई जाती है तो उनकी गलती से कट लग जाता है और वहाँ से ब्लड निकलने लग जाता है, तो वो क्या करते हैं? या तो फिटकरी को पानी में डुबोकर लगाते हैं, या फिर एक चीज़ और लगाते हैं, सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन होता है FeCl3, फेरिक क्लोराइड। क्योंकि फिटकरी से तो अपन को कौन से आयन मिलेंगे? Al+3 आयन मिलेंगे, और FeCl3 से अपन को कौन से आयन मिलेंगे? Fe+3। दोनों की स्कंदन क्षमता का मान कैसा होगा? समान, क्योंकि इस पर भी +3 है और इस पर भी +3 है। तो कट लग जाता है, जहाँ से ब्लड बाहर निकलता है, तो वहाँ पर ताज़ा FeCl3 का विलयन लगाते हैं, या फिर फिटकरी का ताज़ा विलयन लगाते हैं। तो वो एल्यूमिनियम आयन या Fe+3 आयन ब्लड के ऋणावेशित कणों को स्कंदित कर देते हैं, जिससे रक्त का थक्का बन जाता है। ठीक है। अब आता है आकाश का नीला दिखाई देना, अर्थात आकाश नीले कलर का क्यों दिखाई देता है? तो देखो, वायुमंडल के अंदर जो धूल के कण होते हैं उनकी रेंज कोलाइडी सीमा में होती है। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर या 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। तो ये धूल के कण, जो कोलाइडी कण होते हैं, वो वायुमंडल में फैल जाते हैं और ये प्रकाश के नीले रंग का ही प्रकीर्णन करते हैं। ठीक है ना? कौन से रंग का? नीले रंग का ही प्रकीर्णन करते हैं, जिससे आसमान नीला दिखाई देता है। और ये भी आप जानते हो, प्रकीर्णन मान सबसे ज़्यादा नीले रंग का ही होता है। अब आता है प्रकृति में डेल्टा का निर्माण। डेल्टा, जो अपन उल्टा त्रिभुज बनाते हैं उसे डेल्टा कहते हैं। भाई, प्रकृति में डेल्टा कैसे बनता है? तो देखिए आप, जैसे माना ये कोई नदी है। क्या है ये? नदी है, और ये इस दिशा में बह रही है, और ये इधर इसमें पानी है। पानी के अंदर कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती है, जो ऋणावेशित भी हो सकती है और धनावेशित भी हो सकती है। लेकिन जहाँ ये नदी समुद्र ये जल से मिलती है, तो माना ये समुद्र है। क्या है ये? समुद्र। जब ये नदी समुद्रीय जल से मिलती है तो समुद्री जल में अपन जानते हैं धन आयन भी होते हैं, ऋण आयन भी होते हैं। होते हैं नहीं होते हैं? हर चीज़ होती है। ठीक है ना? अर्थात समुद्री जल कैसा होता है? खारा होता है। कैसा होता है? खारा होता है। खारे का मतलब उसमें साल्ट घुले हुए रहते हैं, चाहे वो NaCl हो, चाहे वो MgCl2 हो, चाहे पोटेशियम सल्फेट हो, और कई प्रकार के साल्ट उसमें घुले हुए रहते हैं। अब सोचो, नदी के जल में यदि माना धनावेशित अशुद्धियाँ हैं या ऋणावेशित अशुद्धियाँ हैं, तो देखो इधर धनावेशित से ऋणावेशित और ऋणावेशित से धनावेशित। तो समुद्री जल में जो आयन होते हैं, धन आयन, ऋण आयन जो होते हैं, वो विपरीत कोलाइडी कणों को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं, अपक्षेपित कर देते हैं, और अपक्षेपित होकर ये जो अशुद्धियाँ हैं वो संगम स्थल पर त्रिभुजनुमा आकृति बना लेती है। कौन सी? त्रिभुजनुमा।
ये संगम स्थल है। संगम स्थल किसे कहते हैं? जहाँ नदी का जल समुद्री जल के संपर्क में आता है, वह स्थल संगम स्थल कहलाता है। ये कौन सा स्थल है? संगम स्थल। और संगम स्थल पर ही क्या बनता है? डेल्टा। संगम स्थल पर ही क्या बनता है? डेल्टा। क्योंकि समुद्री जल के संपर्क में जब नदी का जल का संपर्क होता है तो नदी के जल में जो धनावेशित ऋणावेशित जो कोलाइडी कण होते हैं वो समुद्री जल में उपस्थित विपरीत आयनों के द्वारा उदासीन होकर नीचे बैठ जाते हैं और त्रिभुज नुमा संरचना बना लेते हैं, जिसे अपन डेल्टा कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति में डेल्टा का निर्माण होता है। अब बात आती है कि सर्दियों में धुंध या कोहरा क्यों बनता है। तो अपन ये भी जानते हैं कि वायुमंडल के अंदर जलवाष्प होती है और जलवाष्प के जो कण होते हैं वो दूर दूर फैले हुए रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर का मान कम होता जाता है वैसे वैसे जो जलवाष्प के कण हैं वो एक दूसरे के पास में आते जाते हैं। और जब टेम्परेचर का मान एक निश्चित मान से कम हो जाता है, जैसे सर्दियों में आपने देखा होगा अक्टूबर में सर्दियाँ स्टार्ट होने लगती हैं, धीरे धीरे हल्की हल्की सर्दियाँ अक्टूबर में आती है जो नाइट में पड़ती है, मतलब टेम्परेचर में गिरावट। नवंबर में जाकर और ज़्यादा गिरावट आ जाती है और दिसंबर में जाकर टेम्परेचर का मान माइनस में भी चला जाता है, -5 से भी चला जाता है और 10 डिग्री से भी नीचे भी चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर का मान गिरता जाता है वैसे वैसे जलवाष्प के कण पास पास आते जाते हैं। और जब एक निश्चित टेम्परेचर के नीचे जब वो टेम्परेचर चला जाता है तो जलवाष्प के कण धूल के कणों की सतह पर, क्योंकि वायुमंडल में धूल के कण भी हैं और जलवाष्प के कण भी है, तो जलवाष्प के कण धूल के कणों की सतह पर अधिशोषित होकर ड्रॉपलेट बना देते हैं। क्या बना लेते हैं? ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट को हिंदी में क्या कहते हैं? बूंद। अर्थात सर्दियों में जब ताप का मान अपने औशांक बिंदु वो ही है कि ताप का एक मान जो होता है निश्चित मान, उस निश्चित मान से कम होने पर किसका निर्माण होता है? बूंद। तो वो निश्चित मान औशांक बिंदु कहलाता है। और जब ताप का मान उस निश्चित ताप या औशांक बिंदु से कम हो जाता है तब ये जो बूंदें हैं कैसे बनती हैं? जलवाष्प के कण धूल के कणों की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं और बूंद बना लेते हैं, ड्रॉपलेट बन जाती है और ये ड्रॉपलेट वायुमंडल में फैल जाती है, जिससे धुंध या कोहरा कहते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे कि सर्दियों में जब ताप का मान अपने औशांक बिंदु से कम हो जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के कण धूल के कणों की सतह पर अधिशोषित होकर ड्रॉपलेट बना लेते हैं और फिर ये ड्रॉपलेट वायुमंडल में वितरित होकर कोहरे का निर्माण कर लेती है। अब बात आती है कि धुएं से कार्बन को अलग करना। तो देखो आजकल धुएं में से कार्बन को अलग करने के लिए कॉटरेल अपक्षेपक का उपयोग किया जाता है। किसका? कॉटरेल अपक्षेपक। किसका उपयोग करते हैं? कॉटरेल अवक्षेपक का उपयोग करते हैं। क्योंकि ध्यान रखना बड़े बड़े जो कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, तो जहां उनका मुंह होता है वहां पर कॉटरेल अपक्षेपक को लगा दिया जाता है। तो जैसे ही धुआं इस कॉटरेल अपक्षेपक में से निकलता है तो जो कार्बन के कण हैं वो अपक्षेपित होकर उसके तले में बैठ जाते हैं और कार्बन रहित धुआं बाहर निकल जाता है। जैसे अपन चित्र बनाते हैं, चित्र में अभी ऐसा ही बना रहा हूँ रफ। मैंने जो PDF सेंड की है उसमें देख लेना चित्र कैसा बना हुआ है। ये है धुआं, ठीक है, चित्र उसमें देख लेना। तो देखो ये कॉटरेल अपक्षेपक का मैंने सामान्य चित्र बना दिया। ये कौन है? ये कॉटरेल अपक्षेपक। कौन है ये? कॉटरेल अपक्षेपक है। जब धुएं को इस कॉटरेल अपक्षेपक में भेजा जाता है तो ये इलेक्ट्रोड है। क्या है ये? इलेक्ट्रोड है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव।
तो ध्यान रखना, धुएं के अंदर जो ऋणावेशित कार्बन के कण हो, चाहे और अशुद्धियाँ हो, चाहे वो धनावेशित हो चाहे ऋणावेशित हो, किसी भी प्रकार की अशुद्धियाँ हो, धन है तो नेगेटिव से और नेगेटिव है तो पॉजिटिव से, तो कार्बन के कण और जो अशुद्धियाँ हैं वो इलेक्ट्रोडों के द्वारा अपक्षेपित होकर कहाँ बैठ जाती हैं, नीचे बैठ जाती है। तो ये क्या लिख देंगे अपन, कार्बन के कण। तो कार्बन के कण और जो अन्य अशुद्धियाँ हैं वो विपरीत इलेक्ट्रोडों के द्वारा अपक्षेपित होकर कहाँ बैठ जाती है, नीचे बैठ जाती है, और कार्बन रहित धुआं ऊपर के मार्ग से होकर बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार धुएं में से अपन कार्बन को अलग कर लेते हैं और इसके लिए कॉट्रेल अपक्षेपक का उपयोग किया जाता है। तो ये प्रश्न आ गया कि फैक्ट्री या कारखानों में चिमनियों के मुंह पर कौन सा यंत्र लगाया जाता है, कॉट्रेल अपक्षेपक लगाया जाता है। क्या कार्य होता है, धुएं में से कार्बन